गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। देखिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले हम 10वां प्रैक्टिस सेट लगा चुके थे और प्रैक्टिस सेट के रिलेटेड किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल पेपर 11। देखिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना हमारे लिए अनुभव बढ़ेगा और अनुभव बढ़ेगा इससे हमें पता चलता रहेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस प्रैक्टिस सेट में पूरे के पूरे 15 प्रैक्टिस सेट हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है 15 मॉडल पेपर्स के साथ, यानी कि पूरे 15 के 15 एग्ज़ाम से पहले आपको प्रैक्टिस सेट लगा लेने हैं। ठीक है, इंग्लिश के ही नहीं बल्कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 15-15 जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो परीक्षा का जो डर है आपके अंदर हावी हुआ है, जो भय बना हुआ है परीक्षा का, वो कम हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट पर डे आपको एक लगाना है। अभी भी आपके साथ आपके पास लगभग 15 से 16 दिन बचे हुए हैं, तो प्रत्येक दिन अगर आप एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आराम से आप सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा बर्डन है आपके सर पे, बोझ जो है एग्जाम के रिलेटेड प्रेशर है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसका पैराग्राफ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है और आइए इसके क्वेश्चन जो दिए गए हैं 3 क्वेश्चन, इनको हम हल करते हैं पैराग्राफ को रीड करके। देखिए पैराग्राफ को प्रॉपर तरीके से आपको रीड करना है। जब आप प्रॉपर तरीके से रीड कर लेंगे तो आपको आंसर भी देने में आसानी होगी। चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन नीचे दिए गए इनके आंसर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट ए में आपके ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए हम प्रत्येक वीडियो में आपको बताते हैं कि 20 क्वेश्चन जो हैं OMR बेस्ड दिए जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन से राइट जो ऑप्शन होगा वो आपको सेलेक्ट करके OMR शीट पे भरना है। उससे पहले एक सटीक इन्फॉर्मेशन ये है कि किसी बच्चे ने यदि OMR शीट को भरने पे, जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि OMR शीट भरने में यदि आप मिस्टेक करते हैं तो आपके 20 में से कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक OMR शीट को आपको भरना है। ठीक है, पेपर के कुछ ही दिन बचेंगे, लगभग 2-4 दिन पहले हम आपको OMR शीट पे भरना भी बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम ये पैराग्राफ को रीड करते हैं और इनके क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। चलिए पैराग्राफ रीड करते हैं। यहाँ पे आवाज़ क्लियर आ रही होगी? ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न फ्लोरेंस इन इटली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी एक महिला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? इटली हुआ था। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कब हुआ था? ऑन मे 15, 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 15 मई 1820 को हुआ था। किस शहर में हुआ था? इटली नामक शहर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म हुआ था 15 मई 1820 को हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हर एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी ए नर्स, यानी उनकी इच्छा थी, एम्बिशन मतलब उनका लक्ष्य था कि वो अपने जीवन में एक नर्स बनना चाहती। नर्स की हिंदी की बात करें तो क्या होता है? परिचायिका होता है। ठीक है, अपने जीवन में वो क्या बनना चाहती थी? एक नर्स बनना चाहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी स्पेंड, इसलिए उन्होंने व्यतीत किए, ईयर्स मतलब कई वर्ष, विजिटिंग मतलब घूमने, अपने कई वर्ष उन्होंने भ्रमण के दौरान व्यतीत किए। हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, यानी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल उन्होंने क्या किया? विजिट किया था। डे एंड नाइट, दिन और रात्रि विजिट किया था। एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि को, सी वुड टेक हर लैम्प एंड मूव बेड टू बेड, यानी कि वो अपने हाथ में एक लैंप लेती थी। देखिए लाइट नहीं थी, उससे पहले की बात हो रही है, 1820 की बात हो रही है। पहले हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो लाइट नहीं थी, तो हम लोग देखा होगा आपने डिब्बी वगैरह या लैंप वगैरह से पढ़ाई किया करते थे। उस समय ये जो लाइट की व्यवस्था आपको दिख रही है, लाइट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। ठीक है, केरोसिन ऑयल आता था, केरोसिन ऑयल जला करके पढ़ाई की जाती थी। उसी समय की बात है 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है परिचायिका थी, मतलब नर्स थी। क्या करती थी वो? बेड टू बेड, यानी कि जितने भी मरीज होते थे, एक समय युद्ध हुआ था बार। देखिए
युद्ध हुआ था, युद्ध के दौरान बहुत सारे जो थे सैनिक मारे गए थे, और सैनिक के पास जब वो उस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, उसी हॉस्पिटल के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपनी लैंप को लेकर के प्रत्येक बेड टू बेड, यानी कि एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक उन लैंप लेकर के उनके साथ जाया करती। इससे लालटेन वगैरह जानते होंगे, लालटेन लेकर के, लैंप लेकर के जाती थी। 10 सोल्जर्स कॉल्ड हर, यानी कि जो सैनिक घायल हुए थे, किसी बार युद्ध के दौरान जो सैनिक घायल हुए थे, उन्हें देखने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जाया करती थी। तो सोल्जर, सैनिक कॉल्ड हर, यानी कि उन्हें जो होते हैं सैनिक कहने लगे थे या पुकारने लगे थे द लेडी विद द लैम्प, यानी कि लेडी विद द लैम्प के नाम के साथ पुकारने लगे थे किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। द वर्ड रिमेंबर हर बाई दिस नेम, यानी यह शब्द जो है उनके नाम से जाने जाने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मतलब द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाने जाने लगी। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किस नाम से जानी? द लेडी विद द लैम्प, ठीक है, द लेडी विद द लैम्प। बाई दिस नेम एवर सिंस, यानी उन्हें हमेशा ही इस नाम से जाना जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए हु कॉल्ड लेडी विद द लैम्प, यानी कि लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। चलिए, पैराग्राफ हो गया। आप क्वेश्चन के आंसर लगाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको चूज करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। When was फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न, यानी पहली लाइन में हमने आपको बताया था फ्लोरेंस, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। चलिए, ऑप्शन आपके पास 4 हैं। क्या उनका जन्म 15 मई 1830 को हुआ था? क्या उनका जन्म 15 जुलाई 1835 को हुआ था? क्या फ्लोरेंस का जन्म 15 जून 1830 को हुआ था? क्या उनका जन्म 15 मई 1820 को हुआ था? चलिए, राइट आंसर आप टिक कीजिएगा। पैराग्राफ को पढ़ना, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने पड़ेंगे। चलिए, हम यहाँ पे एलिमिनेशन करते हैं। 4 ऑप्शन में थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कब हुआ था? 15 मई 1820 को। देखिए, इसमें आपका ऑप्शन में कहीं मिल रहा है तो 15 मई 1830 ये ऑप्शन में नहीं है आपके पैराग्राफ में, तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। 15 जुलाई की कोई बात नहीं है, मई की बात हो रही है, तो 15 जून ये हो नहीं सकता, तो ये आपका है 15 मई 1820। यहाँ पे देखिएगा 15 मई 1820, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डी फॉर डेनमार्क की द राइट आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 15 मई 1820। पैराग्राफ में रीड करेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन का आंसर देने में। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो लक्ष्य था, इच्छा थी, बी इन लाइफ वाज टू बी, वो अपने जीवन में क्या बनना चाहती थी। इससे पहले ही हम आपको पैराग्राफ जब रीड किया था आपको बता दिया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या बनना चाहती थी। वो टू बी ए नर्स, क्या बनना चाहती थी? नर्स बनना चाहती थी। तो डॉक्टर तो नहीं बनना चाहती थी, टीचर भी नहीं बनना चाहती, क्या बनना चाहती थी? नर्स बनना चाहती हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने जीवन में क्या बनना चाहती थी? नर्स बनना चाहती थी। सी ऑप्शन में नर्स है, तो नर्स आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है हु कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प, यानी कि किसको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाने, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसको जाना जाता था? तो लेडी विद द लैम्प के साथ जाना जाता था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये पैराग्राफ को रीड करके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपके प्रॉपर तरीके से, जब पैराग्राफ को इसी तरह से आप रीड करेंगे, देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको आराम से पैराग्राफ को रीड करना है। जो 15 मिनट अलॉट किए जाते हैं वो इसीलिए अलॉट किए जाते हैं कि आपको पैराग्राफ केयरफुली, मतलब सावधानी पूर्वक उसको क्या करना है? पढ़ना है और उसके आंसर देते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 4 से 8 तक। आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन है आपका ही डॉट डॉट लॉस। चलिए, हम इरेज करते हैं इसको, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 से 8 तक आपका सेशन में डिवाइड किया गया था। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक क्वेश्चन जो हैं वो आपके पैराग्राफ पढ़ करके आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 से 8 जो हैं आपके ग्रामर पोर्शन से लिए गए हैं। ग्रामर पोर्शन से हम कह सकते हैं कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच से भी हो सकते हैं, रीऑर्डर भी हो सकता है, और आपका पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन से आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, वो आपके पैराग्राफ से ही मिलेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 4 है आपका
ही डॉट डॉट हिज बुक यस्टरडे इन द स्कूल। अब आपको ऑप्शन में भरना है, लॉस्ट भरा जाएगा, लॉस, लॉस्ट, लूज और लॉस्ट। इसमें देखिए जब भी आप यस्टरडे की बात आएगी सेंटेंस आपका हो जाएगा पास्ट टेंस में, सेंटेंस हो जाएगा आपका पास्ट टेंस में। और जहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब ना दी जाए वहाँ पे क्या होता है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जब आपकी साइक्रिया लग जाएगी डिड नॉट, तो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। सेकंड फॉर्म लॉस हो नहीं सकता है, आपका लॉस्ट हो जाएगा। लॉस्ट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर। तो ही लॉस्ट हिज बुक, यानी कि उसने अपनी किताब खो दी। कब? कल खो दी थी। कहाँ? इन द स्कूल में। उसने अपनी किताब, ही के साथ अगर अपने की बात आएगी तो ही के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, हिज लगेगा। उसने अपनी किताब खो दी थी। कब? कल खो दी थी। कहाँ? इन द स्कूल में। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका, पूछ रहा है द नाउन फ्रॉम द क्लासीफाई। क्लासीफाई का आप नाउन बताइए। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए है क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग। ऑप्शन नंबर बी है आपका क्लासिफाइड, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लासिफिकेशन, और ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है क्लासिकल, क्लासिकल। आपको राइट आंसर यहाँ पे देना है कि क्लासीफाई का जो नाउन होगा वो क्या होगा। इन 4 ऑप्शन में से बताइए क्लासीफाई का जो नाउन होगा वो क्या होगा। देखिए हमने आपको पहले बता दिया था आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकती है, आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकती। ये आपका क्या हो सकता है, बी फोर आप जीरेंड को कह सकते हैं। किसको कहेंगे? जीरेंड को कह सकते हैं। जीरेंड बनता कैसे है, बी वन प्लस आई एन जी इक्वल टू हो जाता है आपका जीरेंड, अर्थात ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ठीक है, क्लासिफाइड आपका हो नहीं सकता है, इसका आपका हो जाएगा सी द कैनेडा इज द राइट आंसर, सी फॉर कैनेडा इज द राइट आंसर, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, 8 आप इससे पहचान कर सकते हैं, ये आपका नाउन हो सकता है, क्लासिकल हो नहीं सकता है। चलिए क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग। रीअरेंज मतलब रीऑर्डर, जो कि हमने प्रॉपर तरीके से जब आपको ग्रामर पोर्शन पढ़ाया था तो आपको बताया था रीऑर्डर कैसे लगाते हैं। चलिए रीऑर्डर आगे लगाना है आपको, इसको इरेज कर दें। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका है 11। आप अपने पास जो बुक रखी है बुक निकाल करके आप उसमें सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बुक सभी के पास होना चाहिए। पूरे 15 के 15 आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं जब तक कि आपकी एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आती है वैसे वैसे बच्चों पर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन प्रेशर को कम करने के लिए आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। आपके दिमाग से जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो हट जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या करना, रीऑर्डर लगाना। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन आपका कह रहा है माई टॉट, TAUGHT, टॉट स्विमिंग मी फादर। ये आपको क्या करना है, रीऑर्डर लगाना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ING का रूल हमने आपको बताया था कि किसी भी, यानी कि किसी भी वॉवेल्स के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है, किसी भी वॉवेल्स के बाद अगर कॉन्सोनेंट वर्ड है तो उस वर्ड को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, उस वर्ड को डबल कर देंगे, तो वो वर्ड आपका क्या हो जाएगा, एम डबल हो गया। यहाँ पे स्विमिंग आपका वर्ड क्या हो गया, डबल हो गया। ING का रूल होता है। ठीक है, यदि वाक्य में आपका आई और ई आ जाए, जिस प्रकार से DIE, जब ये शब्द आ जाएं और आपको ING फॉर्म लगाना है तो आपको इन शब्दों को क्या करना है, आई और ई को क्या करना है, हटा देना है। इनकी जगह क्या लगा देंगे, बाई लगाएंगे और फिर ING जोड़ देंगे। ING का रूल हमने आपको पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, रीऑर्डर लगाते हैं। रीऑर्डर का मतलब क्रम से लगाते हैं।
क्रम में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से कर्ता को निकालेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, तो सब्जेक्ट हमारा होगा माई फादर, यानी कि मेरे पिताजी, माई फादर। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो माई फादर टॉट। सेंटेंस आपका कहाँ बन गया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन गया है। माई फादर टॉट यानी कि मेरे पिताजी ने सिखाया, किसे, मी मतलब मुझे, और क्या सिखाया, स्विमिंग, यानी कि मेरे पिता ने मुझे क्या सिखाई, स्विमिंग यानी कि तैराकी सिखाई। ये आपका ऑप्शन रीऑर्डर लगा है। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में आपका राइट आंसर मिलेगा। तो माई फादर टॉट मी स्विमिंग, ए, माई फादर टॉट मी स्विमिंग, टॉट ये हो नहीं सकता, माई फादर टॉट मी स्विमिंग। इसमें देखिए ए और सी दोनों एक जैसे हैं, तो आपका ए और सी राइट आंसर होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में देखिए आपके सी ऑप्शन जो दिया गया है, माई फादर टॉट मी स्विमिंग, और पहले वाले ऑप्शन में भी दिया माई फादर टॉट मी स्विमिंग, यानी कि ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो आप दोनों ऑप्शन क्या करेंगे, बिल्कुल सही से टिक करेंगे कि दोनों ऑप्शन आपके सही है। एग्जाम में ऐसी गलती नहीं होगी, तो परेशान ना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी कि किस शब्द में मिसस्पेल्ड, यानी कि कौन से शब्द में स्पेलिंग गलत है। हम यहाँ पे चारों ऑप्शन लिख रहे हैं, आप यहाँ पे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बी ऑप्शन है आपका, ये रहा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका ग्रामर, एंड सी ऑप्शन है आपका समर, और डी ऑप्शन यहाँ पे लिखते हैं, डी ऑप्शन है फ्रीडम। अब प्रश्न में आपके ये पूछा गया कि इन चारों स्पेलिंग में, यानी कि चारों वर्ड में मिसस्पेल्ड यानी कि गलती किस में है। चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, FREEDOM बिल्कुल सही है। गलती पूछा आपसे SUMMER, समर में तो होता है गर्मी, ये भी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन। ग्रामर की स्पेलिंग भी सही है, तो ये इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग गलत है, तो गलत पूछा है, तो गलत में हो जाएगा A फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यहाँ पे स्पेलिंग होगी TANT। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ, सॉरी प्रश्न संख्या 8। ठीक है, इसको इरेज करें, क्वेश्चन रीड कीजिए तब तक आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपके पास होना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है दिनेश वाज सफरिंग डॉट डॉट मंडे। प्रश्न संख्या 8, दिनेश वाज सफरिंग डॉट डॉट मंडे। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है फॉर, और बी ऑप्शन है आपका सिंस, और सी ऑप्शन है आपका फ्रॉम, और डी ऑप्शन है आपका विद। आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। दिनेश वाज सफरिंग फ्रॉम, देखिए जैसे जैसे आपने क्वेश्चन को रीड किया वैसे ही आपका आंसर निकल के आ गया। दिनेश वाज सफरिंग फ्रॉम मंडे, दिनेश बीमार था मंडे से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सी फॉर कैनेडा द राइट आंसर। दिनेश वाज सफरिंग फ्रॉम मंडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 से 10 तक फिर आपको पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा, और पैराग्राफ जब आप रीड करेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। पैराग्राफ ये कह रहा है ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्मेड द सेशन हिस्ट्री। पहला क्वेश्चन 9 में ये पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 9 में ये पूछ रहा है कि फर्स्ट हेयर टू, यहाँ पे आई जो है किसके लिए रेफर किया गया। देखिए चैप्टर ये पढ़ेंगे आप मंडेला वाला, नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मंडेला इज द राइट आंसर। देखिए प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है, प्रश्न ये पूछ रहा है
कि फर्स्ट रेफर टू, फर्स्ट नहीं, यहाँ पे आई रेफर टू होगा। आई किसके लिए है? आपका मंडेला के लिए। तो प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। द नरेटर वाज ओवर हेलमेट विथ, यानी कि ओवर हेलमेट का मतलब होता है, ओवर हेलमेट का मतलब भाव विभोर हो जाना। तो देखिए यहाँ पे सेंस ऑफ ए स्टोरी फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है, तो इसका आंसर मिलेगा ए सेंस ऑफ ए स्टोरी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 से 13 तक चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। 11 क्वेश्चन आपका कह रहा है विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, यानी कि लेंचो के खेत में कौन सी फसल थी। ऑप्शन लिख दीजिए आप। कॉर्न, ए ऑप्शन है आपका कॉर्न, बी ऑप्शन है आपका बार्ले, सी ऑप्शन है आपका राइस, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, NOT, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि लेंचो के खेत में जो फसल थी वो क्या फसल थी। कॉर्न, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, कॉर्न की फसल थी। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस सेट आपके पास होगा, उसमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको टिक करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आपका जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 ये कह रहा है विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर द फर्स्ट sermon, यानी कि पहला उपदेश। जब आपने लास्ट चैप्टर या सप्लीमेंट्री का जो अंतिम चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको बताया गया था कि बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन आपके पटना, लुम्बिनी, बनारस और गया। इस चैप्टर का नाम ये उपदेश कहाँ, बनारस में दिया था। तो बनारस आपके 12 का बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, बनारस। ठीक है, बुद्ध ने क्या किया था, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए थे और पहला उपदेश दिया था, इन्होंने कहाँ दिया था, बनारस में दिया था। प्रश्न संख्या 13। चलिए आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। वाई डिड बल्ली स्टैंड अप, बल्ली क्यों खड़ी हो गई थी। बल्ली वाली जब आपने स्टोरी पढ़ी थी तो बल्ली एक बस पे, जब बस पे चढ़ी थी बल्ली, तो सी वांटेड टू एंजॉय द राइड, वह क्या करना चाहती थी, ट्रिप को आनंदित करना चाहती थी, मतलब ट्रिप में, यात्रा में एंजॉय करना चाहती थी। बी ऑप्शन है सी वाज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपर्ली, सी ऑप्शन है सी लाइक्ड स्टैंडिंग, वह खड़े होना उसे पसंद था, या सी वाज ट्राई टू सिटिंग, वह बैठने का प्रयास कर रही थी या कोशिश कर रही थी। इसका ऑप्शन सी वाज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपर्ली, यानी कि वो पूरी तरीके से बाहर अच्छे प्रकार से नहीं देख पा रही थी, इसलिए क्या हो गई थी, अपनी सीट पे वो क्या हो गई थी, खड़ी हो गई थी। बल्ली क्या कर रही थी, अपनी सीट पे खड़ी हो गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी वाज नॉट एबल टू, सी वाज नॉट एबल टू लुक प्रॉपर्ली, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर। सी वाज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपर्ली, यानी कि वह सही प्रकार से बाहर जो है देख नहीं पा रही थी, सही प्रकार से बाहर नहीं देख पा रही थी, तो क्या हो गई थी, वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई थी बल्ली। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 से 15 आपको फिर से पैराग्राफ को रीड करना पड़ेगा। तो पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको आंसर तभी आप दे पाएंगे। पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ यहाँ कह रहा है डोंट ईट चॉकलेट अमांडा। जब भी आपने अमांडा का नाम सुना तो आप समझ गए होंगे कि अमांडा चैप्टर से लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने। एक्ने का मतलब होता है मुहासे वगैरह, यानी कि अमांडा की माँ से सलाह दे रही है कि आप चॉकलेट खाएंगी तो आपके क्या निकल आएंगे, पिंपल वगैरह निकल आएंगे। एक्ने जो कटहल जैसे, नहीं कटहल देखा उस पर पिंपल वगैरह निकल आते हैं, ऐसे मुंह पे निकल आते हैं। तो अमांडा की माँ से क्या कर रही है, सलाह दे रही है कि चॉकलेट खाने से क्या होते हैं, पिंपल वगैरह निकल आते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 पे ये पूछ रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, नीचे तक। चलिए इसको मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 14, मी हेयर स्टैंड फॉर, यानी कि यहाँ पे मी शब्द जो है वो किसके लिए है, क्योंकि अमांडा की माँ ने उसे क्या किया था, एडवाइस सलाह दी थी कि चॉकलेट नहीं खाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अमांडास मदर, ये सी ऑप्शन में है आपका अमांडा मदर।
यानी अमांडा की माँ ने कहा था। ठीक है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। अमांडा इज सपोज टू लुक एट हर मदर व्हेन शी इज टॉकिंग टू हर। शी इज टॉकिंग टू हर, वह उनसे बात कर रही थी। किससे? अमांडा से बात कर रही थी। कौन? अमांडा की माँ। तो ये ऑप्शन भी आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा 15 का। 15 का कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शी इज टॉकिंग टू हर, उनसे बातें कर रही थी। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 से 20 तक। 16 प्रश्न ये कह रहा है कि वेयर अनिल टक द मनी, यानी कि आपने अनिल और हरी सिंह की कहानी जब पढ़ी थी तो अनिल जो होता है अपने पैसे कहाँ रखता था। देखिए इसमें हमेशा डाउट रहता है, अगर आपसे पूछा जाएगा इस कहानी का लेखक कौन है, द थीव्स ऑफ द स्टोरी, तो इस कहानी का लेखक है वो रस्किन बॉन्ड है। कहानी का लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। कहानी में लेखक कौन है? तो अनिल है। कहानी का चोर, तो कहानी का चोर एक ही है, हरी सिंह है। और कहानी का नरेटर यानी कहानी कहता कौन है, कथाकार कौन है, तो वो हरी सिंह है। इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, अंडर द सोफा, अंडर द मैट और अंडर द मैट्रेस, यानी कि अनिल अपने जो पैसे कमाता था वो पैसे किसके नीचे रखता था? गद्दे के नीचे रखता था। तो अंडर द मैट्रेस, अंडर द मैट्रेस ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अनिल गद्दे के नीचे अपने पैसे रखता था। तो ये ऑप्शन है आपका बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 प्रश्न ये कह रहा है, व्हाट डिड एब्राइट वाज कलेक्टिंग स्टार्ट कलेक्टिंग इन ए चाइल्डहुड, यानी कि एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट ने अपने बचपन में क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो देखिए हमने आपको बताया था कम से कम 20 प्रजाति की तितलियां उन्होंने इकट्ठी कर ली थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉक्स, हो नहीं सकता क्वाइंस, बटरफ्लाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या उसने इकट्ठी की थी? बटरफ्लाइज, उन्हें तितलियों को इकट्ठा कर लिया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 18, मिस्टर लाइजोल वेंट टू मिसेज फॉरेस्टियर्स टू बोरो। मिसेज लाइजोल, लाइजोल मतलब मटिल्डा। देखिए मटिल्डा जो है फॉरेस्टियर के घर क्या उधार लेने के लिए गई थी। जब आपको हमने चैप्टर पढ़ाया था, ये चैप्टर में है, ये शायद चैप्टर आपका वोली से नहीं हो सकता है। हाँ करेक्ट, ये नेकलेस चैप्टर से है। नेकलेस का मतलब हार। देखिए मटिल्डा जो होती है एक महिला होती है जिसकी शादी एक क्लर्क के साथ हो जाती है, और हमेशा वो दुखी रहती थी क्योंकि उसका ड्रेस तो होती है लेकिन उसके पास कोई गहने नहीं होते। और वो गहना उधार लेने के लिए अपनी एक फ्रेंड होती है मिसेज फॉरेस्टियर के पास जाती है। तो क्या उधार लाती है वो समझिए। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे है, पहला ऑप्शन है ड्रेस, क्योंकि फॉरेस्ट्री सॉरी मटिल्डा के पास ड्रेस तो है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता था। बी ऑप्शन समझिए, बी ऑप्शन में कह रहा है नेकलेस, नेकलेस यानी कि मटिल्डा के पास नेकलेस नहीं था। नेकलेस का मतलब होता है गले वाला हार, कि महिलाओं को अगर खाना नहीं दिया है तो चलेगा लेकिन आभूषण अवश्य होने चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मिसेज लॉयजोल और मिसेज फॉरेस्टियर से क्या उधार लिया था? क्या लिया था? नेकलेस लिया था, जो पार्टी में जाने के बाद खो जाता है। ठीक है, उसके बदले में उनको दूसरा देना पड़ता है। चलिए प्रश्न संख्या 19, 19 में कह रहा है व्हाट एज डिड वोलिस बिगन टू स्पीक, यानी कि किस उम्र में भोली ने बोलना प्रारंभ किया था। 4 3 5 2, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा 5। भोली ने 5 वर्ष की अवस्था में बोलना प्रारंभ किया था। ये ऑप्शन है आपके डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। भोली ने बोलना प्रारंभ किया था, 5 वर्ष की अवस्था में बोलना प्रारंभ कर दिया था। 20 क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20 और इस OMR सीट का अंतिम प्रश्न, हु वाज रामलाल इल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की बड़ी पुत्री का नाम क्या था। देखिए आप क्रम से याद रखेंगे, रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री का नाम था राधा, उससे दूसरे नंबर की पुत्री नाम था मंगला, मंगला जंगला, सॉरी जंगला नहीं है, क्या नाम है? मंगला। तीसरी पुत्री का नाम था उसके चंपा, और सबसे लास्ट यानी कि चौथी पुत्री का नाम था भोली। भोली का रियल नाम क्या था? सुलेखा था। तो आपसे ये प्रश्न में ये पूछा गया है,
हु वाज द रामलाल की एल्डेस्ट डॉटर, यानी कि सबसे बड़ी पुत्री का नाम क्या था? मंगला, राधा, चंपा और सुलेखा या भोली, एक ही बात है, ठीक है, 5 नहीं है, 4 ही पुत्रियां उसके, यानी कि भोली का रियल नाम जो था वो सुलेखा था, ठीक है। तो सबसे बड़ी पुत्री का नाम क्या था? राधा। तो राधा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न ऑप्शन नंबर मिलेगा सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका राधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कंप्लीट आप समझेंगे। प्रश्न संख्या 20 तक आपके OMR शीट पे प्रश्न पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना? पार्ट बी सॉल्व करना है। तो पार्ट बी में ये आपको देखिए यहाँ पर OMR इस तरह से आपको मिलेगी। देखिए 20 प्रश्न लिखे हुए हैं, इनमें आपको जो भी ऑप्शन होगा वही आपको क्या करना है? ब्लैक कर देना है, ठीक है, वही ऑप्शन क्या करना है? आपको ब्लैक कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। चलिए पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। तो पार्ट ए में आपको 20 नंबर मिलेंगे और 20 नंबर आपके सॉलिड होते हैं। आपको पता है कि यदि आपने OMR शीट भरने में अगर गलती कर दी तो क्या आपको 20 में से कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये आपके लिए आप नेगेटिव पॉइंट समझिए, ठीक है। तो बड़े ही धैर्यपूर्वक OMR शीट को आपको भरना है। हालांकि प्रश्न में गलती हो जाए तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने OMR को भरने में मिस्टेक कर दी तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। जो कंप्यूटर से चेक होगी तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से, आपने न्यूज में देखा, बड़े ध्यान से OMR शीट को भरना है। देखिए इस समय एग्जाम का टाइम भी है और शादी विवाह का समय भी चल रहा है, तो आपको फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपको पूरे साल भर कहीं खाने की दावत तो आती नहीं है, और इस समय आती है वो भी एग्जाम का प्रेशर, तो आपको इग्नोर भी नहीं कर सकते और आप जा भी नहीं पाते। बड़ी दुविधा में स्टूडेंट फंसे रहते हैं। तो पढ़ाई करनी है आपको, जो आपको अपॉर्चुनिटी आपको एक साल में, अगले साल आप दावत खा लीजिएगा, लेकिन इस बार आप पढ़ाई कर लीजिए। देखिए शादी विवाह का समय चल रहा है कि किसी भी के यहाँ निमंत्रण में जाएंगे तो भोजन की आप निंदा ना करें, क्योंकि आपको पता है एक पिता बरसों अचार और रोटी खाता है आपको पनीर और मटर खिलाने के लिए, तो भोजन की कभी निंदा ना करें। देखिए कहा जाता है कि उतना ही लें थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में, तो इस समय भोजन की निंदा ना करें। तो चलिए पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट बी आपका क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि आपको पैराग्राफ को रीड करना है। पहला क्वेश्चन क्या करना है? पैराग्राफ आप क्या करेंगे? रीड करेंगे और इसी में से आपको आंसर छांटने हैं, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। ये हम शायद 10 फरवरी को आंसर कैसे छांटते हैं क्वेश्चन पैराग्राफ में से, ऑप्शन का ना हो करके आपको क्वेश्चन रिटन करना है, लिखना है, वो हम आपको सिखाएंगे 10 तारीख को, ठीक है। 10 तारीख को क्लास, मैराथन क्लास होगी, क्लास लेना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद राइटिंग में आता है तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन यहाँ पे है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टेलिंग हिम दैट योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू मुंबई, यू नीड ए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखेंगे, वही प्रोसेस है। टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर। ये रेशियो होता है 1:2:3:4 का, ठीक है। ये हम एप्लीकेशन में आपको बता चुके हैं कि आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो ये राइटिंग से आएगा। एक आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे मतलब निबंध, ऐसे लिखना भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम 10 तारीख को मैराथन क्लास में ये भी आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन और निबंध आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, अगला पोर्शन जो है आपका ग्रामर पोर्शन हम हल करवाते हैं यहाँ पे। ग्रामर पोर्शन का, ग्रामर की स्पेलिंग आपको गलत नहीं करनी है। GRAMMAR होता है और ऑप्शन में आपको GRAMMER भी मिल सकता है, तो आपको ER गलत है, AR ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे है रीराइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट करना है। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू मस्ट
वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। ये डायरेक्ट है और डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। देखिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमने आपको बताया था सारे रूल्स आपको याद करने हैं। जब आपको सारे रूल्स याद करेंगे, कहीं से भी इनडायरेक्ट आ जाए तो आपका क्वेश्चन 2 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, 2 नंबर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको, SON, यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, ये आपका होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार होते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं। ठीक है, आई और भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे ही सैड, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, और रूल्स में क्या बताया गया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, यहाँ पे देखिए यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो थर्ड पर्सन के हिम, हर, देम या मी, इनमें से हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस को अपनी तरफ से मान करके क्या करते हैं, इनको चेंज कर देते हैं। थर्ड पर्सन के ये हैं, कभी कभी इसको मी भी मान लिया था ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ही सैड को चेंज कर देंगे टोल्ड में। टोल्ड में इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि हम आपको हल करने का तरीका बता रहे हैं। इनमें से कोई एक आप मान लीजिएगा, यहाँ पे आप हिम मान लीजिएगा, इन्वर्टेड को हम हटाएंगे तो कंजक्शन आप दैट का प्रयोग करेंगे, कनेक्टिंग वर्ड है, ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है, तो ही टोल्ड हिम दैट, अब यू को चेंज कर दिए किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आपका हिम है, ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही। मस्ट चेंज नहीं होता है तो मस्ट वर्क हार्ड, ये आपकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गई। अगर आप यहाँ पे मी मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दैट आई मस्ट वर्क हार्ड, यानी किसी भी कंडीशन पे आपका गलत नहीं हो सकता। अगर आपको आता है तो सही प्रकार से आप इस तरह से इसकी इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो ही सैड को क्या करेंगे, सैड ही रहने दीजिए। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं माने तो ही सैड दैट, और यहाँ पे कर देंगे मी मान लिया आपने तो यू को चेंज कर दिया आपने आई में, तो हो जाएगा आई मस्ट वर्क हार्ड। यहाँ पे आप ही भी कर सकते हैं, तब भी आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पे सी भी कर सकते हैं, फिर भी आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पे दे कर सकते हैं, फिर भी आपका सेंटेंस गलत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज कर दें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पूरे रूल्स आने चाहिए, यानी कि नरेशन के आपके पूरे रूल्स आपको आने ही चाहिए। चलिए ग्रामर का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ही टीचेज मी इंग्लिश, ही टीचेज मी इंग्लिश। ही टीचेज मी इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की वाक्यों की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके अगले वाले टेंस की हम साइकरें ले लेंगे, क्या, इज, एम, आर। ठीक है, तो चलिए इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर बनाइए। जैसे हम यहाँ पे मी उठाते हैं तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बन जाएगा आई, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साइकरें लगाएंगे इज, एम, आर, तो यहाँ पे आई के साथ क्या हो जाएगा, आई एम। ठीक है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का हो जाएगा टॉट, इंग्लिश बाई, नए कर्म से पहले क्या लगाएंगे, बाई, और ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये हिम हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका। ठीक है, अब आपने अभी तक मी उठाया था, अब क्या करेंगे, इंग्लिश को उठाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे इंग्लिश, साइक्रिया क्या लगाएंगे, एज। ठीक है, आई के साथ क्या लगाएंगे, और सिंगुलर के साथ एज, प्लूरल के साथ आर। तो इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट। ठीक है, अब किसको, मी मतलब मुझे, इंग्लिश इज टॉट टू मी,
बाई और ही को चेंज कर देते हैं हिम में। इनमें से कोई भी तरीका आप अपनाइए, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, पंचुएट तो आपको पता ही है। आई सेड टू श्याम, आई आपको कैपिटल बना देना है, सेड टू श्याम के बाद इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे। ये 2 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के होते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। इसके बाद चलते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसमें देखिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलिए हम स्टोरी बताते हैं आपको पर। ठीक है, स्टोरी कैसे करते हैं, देखिए स्टोरी ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको हिंदी से इंग्लिश में करनी है स्टोरी, जो आपकी 4 नंबर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब बच्चे जो होते हैं इतनी मीनिंग याद नहीं कर सकते, लेकिन आप सिनोनिम वर्ड से काम चला सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने आपको बहुत ज़्यादा सिनोनिम वर्ड्स लिखाए थे स्टोरी बनाने के लिए। पर डे आपको एक स्टोरी करनी है, कहीं ना कहीं वही एग्जाम में फंस जाएगी, तो आपको प्रतिदिन आपको एक स्टोरी लगानी है। देखिए स्टोरी है आपकी राणा प्रताप मेवाड़ राज्य के राजा थे। ठीक है, आप स्टोरी रीड कीजिएगा, स्टोरी हम आपको क्रिएट करके इंग्लिश में बताते हैं। स्टोरी देखिए पेज नंबर 63 पे है, सभी लोग प्रैक्टिस सेट को देखें। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। देखिए हिंदी आपको नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा कन्वर्ट करके इंग्लिश में ही बता रहे हैं। राणा प्रताप, तो राणा इंग्लिश में इसको राणा लिखेंगे, राणा प्रताप। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। मेवाड़ के राजा थे मतलब पास्ट की बात है। बाज द क्या थे वो, किंग ऑफ, कहाँ के थे, मेवाड़। ये हो जाएगा आपका मेवाड़। ये आपकी फर्स्ट फुल स्टॉप तक स्टोरी बनाने का जो हमने रूल्स बताया था कि पहला पॉइंट जो होता है कि फुल स्टॉप तक आप स्टोरी को रीड करेंगे, प्रॉपर तरीके से रीड करना है कि आपको क्या सहायक क्रियाएं लगानी है। ठीक है, स्टोरी बनाना 4 नंबर आसान होते हैं। देखिए स्टोरी आपको क्या करना है, याद तो कर नहीं सकते आप, स्टोरी याद करने की बात नहीं है, बट आपको पहचाननी है कि किस टेंस से ली गई और सहायक क्रिया क्या लगाएंगे। सेंट्रल आइडिया तो आपको याद हो ही जाता है। ठीक है, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, समझ में आ गया। देखिए थे का मतलब होता है बहुवचन में, लेकिन सम्मान के साथ, राणा प्रताप के साथ सम्मान के साथ, ये सिंगुलर है, यहाँ पे बाजी लगाएंगे। ठीक है, ये मत समझना वहां पे महान राजा थे का मतलब बहुवचन में नहीं जाना है। ठीक है, अगली लाइन देखिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ठीक है, अनेक कष्ट उठाए, ये भी पास्ट में है। तो प्रोनाउन का प्रयोग कब होता है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब ही शब्द यहाँ पे आया, वो राणा प्रताप के लिए आया है। तो क्या है, ही, उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेकों कष्ट उठाए। तो ही सफर्ड, सफर्ड मतलब कष्ट उठाना, ही सफर्ड, बहुत कष्ट उठाए, वेरी मच, बहुत ज्यादा कष्ट उठाए। किसने उठाए थे, राणा प्रताप ने उठाए थे। किसके लिए उठाए थे, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, फॉर फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, फॉर फ्रीडम, किसके लिए, अपने, फॉर ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या, बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए। तो ही सफर्ड वेरी मच, उन्होंने बहुत कष्ट उठाए, फॉर किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ हिज कंट्री यानी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेकों कष्ट उठाए। समझ में आ रहा है। अगली लाइन पढ़िए, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। अकबर की सेना ने उन्हें क्या, हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो अकबर की सेना ने, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, अकबर, अकबर की सेना, इसको इरेज कीजिएगा, आर्मी ऑफ अकबर, आर्मी ऑफ अकबर। देखिए अकबर नाम है, आर्मी मतलब सेना, ऑफ का मतलब होता है का, की, के। एक बार फिर से इसको रीड कीजिएगा, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। ठीक है,
आर्मी ऑफ अकबर, अकबर की सेना ने हरा दिया मतलब डिफीट। अब ये सेंटेंस देखेंगे पास्ट में है, आर्मी ऑफ अकबर डिफीट मतलब पास्ट में जाएगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी, डिफीटेड हिम, उसे, यानी कि उन्हें क्या कर दिया, हरा दिया, किसको, राणा प्रताप को। तो आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड हिम, कहां पे हरा दिया था, हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है। तो कहा, इन द, किस में रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध, युद्ध का मतलब होता है बैटल, बैटल या इसे वार कह सकते हैं, ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी। देखिए सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से रीड करना, आपको स्टोरी बनाने में तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। बुझा गए, ठीक है। बुझाने का मतलब होता है समझ में आ गया, ठीक। ऐसे लग रहा है कि क्या बोल दिया है। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं यहाँ पे, हल्दी घाटी, समझ में आ रहा है। चाहे आप यहाँ पे बार लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप बैटल एक ही प्रयोग करना है, दोनों का मतलब होता है युद्ध होता है, ठीक है। अगली लाइन पढ़िए यहाँ पे, वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया। रहने लगे मतलब प्रारंभ कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया था, ही बिगेन, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बिगेन टू लिव, कहाँ, तो इन द फॉरेस्ट। ही किसके लिए आया, नाउन के रिपीटेशन को रोकने राणा प्रताप की जगह आया। उन्होंने क्या कर दिया था, अकबर की सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया था। ही बिगन टू लिव्ड इन द फॉरेस्ट, वह कहाँ रहने लगे थे, जंगलों में रहने लगते थे, लेकिन उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया। बट, किंतु परंतु के लिए क्या लगाएंगे, बट, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड डिफीट, लेकिन उन्होंने कभी हार को स्वीकार नहीं किया। उनको हरा दिया था लेकिन उन्हें हार को स्वीकार नहीं किया था। फिर उसके बाद क्या करने लगे, ही बिगन टू लिव इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहने लगे थे, बट नेवर एक्सेप्टेड डिफीट, लेकिन उन्होंने कभी हार को क्या नहीं, स्वीकार नहीं किया था। तो ये राणा प्रताप की स्टोरी थी, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी थी। इसके बाद आते लिटरेचर पॉइंट पे, यहाँ पे भी समझना है, वहां पे आप पूछ सकते हैं। देखिए राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, यानी कि राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। ही सफर्ड, उन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए, वेरी मच बहुत ज़्यादा उठाए थे, फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ हिज कंट्री, यानी कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए थे। आर्मी ऑफ अकबर, अकबर की सेना, देखिए आर्मी मतलब होता है सेना, ऑफ मतलब का की के सेना की, यानी अकबर की सेना, डिफीटेड उन्हें हरा दिया था, हिम मतलब उन्हें, किसको, राणा प्रताप को, इन द बैटल ऑफ बार ऑफ हल्दी घाटी, यानी हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने हरा दिया था, ठीक है। तो ही बिगन टू लिव इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में रहने लगे, बट नेवर एक्सेप्टेड डिफीट, लेकिन उन्होंने कभी हार को स्वीकार नहीं किया। लिटरेचर, चलिए लिटरेचर में क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40, यानी कि 30 से 40 वर्ड लिखने हैं प्रत्येक क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन के आंसर देना है आपको, क्वेश्चन मिलेंगे 4, आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ आइए, सॉरी 6 की तरफ, आंसर द फॉलोइंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, 60 नंबर में, सॉरी 60 नंबर नहीं, 4 नंबर का प्रश्न है, आपको 60 शब्दों में लिखना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 1 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक पोएम लिखनी है। देन नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया आपको याद ही है, द ट्री, फॉग, अमांडा, किसी का भी आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है 30 से 40 वर्ड में, बहुत ही आसान है, 3 नंबर मिलेंगे आपको। व्हाट डिड रामलाल टू डू परस्यूड बिशंबर टू मैरी, यानी कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, होली चैप्टर से लिया गया। अच्छा इसको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, हाउ डिड दे मैनेज टू बाई डायमंड नेकलेस, यानी कि नेकलेस जो है, हीरो का जो नेकलेस गले वाला, गले का हार खो गया था तो उन्होंने व्यवस्था कैसे की थी, मिसेज लाइजोल और मिस्टर लाइजोल ने, ठीक है। मटिल्डा और उसके पति ने कैसे व्यवस्था की। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपको करेक्टर्स के हरी सिंह का लिखना है, तो हरी सिंह का तो आपको आता ही है। हरी सिंह ने क्या किया था, हरी सिंह सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट था चोरी करने में, चोरी करने में उसे बहुत मज़ा आता था, ठीक है।
और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट की मदर्स मेकिंग इन अ साइंटिस्ट, यानी उसकी माँ की क्या भूमिका थी उसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक बनाने में। तो किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको 60 वर्ड में। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर, ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए प्रत्येक जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो आप उसको याद कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाने से यही, इसके बाद आपके 11th और आई थिंक 4 प्रैक्टिस सेट और बचे, यानी कि 4 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद से आपको साइंस और सोशल स्टडी का भी प्रैक्टिस सेट हम आपको लगवा देंगे। थोड़ा धैर्य बना के रखें, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लगवा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 12 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।